हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी। आज हम डिस्कस करेंगे 16 अप्रैल के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स की। ईरान के हमले का जवाब देने के लिए इजरायली वायुसेना ने रविवार को F-15 ईगल लड़ाकू विमान तैयार किए। तो हमने हाल ही में देखा था कि किस तरह से ईरान द्वारा इसराइल के ऊपर मिसाइल्स का प्रयोग किया गया है, जो कि एंटी ड्रोन सिस्टम के माध्यम से 90% से अधिक मिसाइल्स को नष्ट कर दिया गया था। जब हम एंट अमेद आयरन डोम की बात करते हैं, तो यह एक एयर डिफेंस शील्ड है जिसका पूरा नाम आयरन डोम एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। और इस प्रणाली के तहत 90% तक की सफलता होती है कि किस तरह से यह आने वाले मिसाइल्स को हवा में ही नष्ट कर देता है। तो जब हम कंपेयर करते हैं कि किस तरह से ईरान और इसराइल की बात की जाती है, तो दुनिया के 145 देशों में ताकत और मिलिट्री की बात करते हैं तो ईरान 14वें नंबर पर है तथा इसराइल 17वें स्थान पर आते हैं। इसके अलावा इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोप्स की स्थापना की बात की जाती है तो ईरान के द्वारा 1979 की क्रांति के बाद की गई थी, जब हमास पे हमला हुआ था। इसराइल द्वारा किए गए आईआरजीसी की भूमिका हो सकती है माना गया था। आईआरजीसी ईरान में नियमित सशस्त्र बलों का समांतर रूप से चलाया जाता है। जब हम आईआरजीसी की बात करते हैं तो इसमें आरोप लगाया जाता है कि ये लेबनान, गाजा, सीरिया, यमन तथा ईरान में जो आतंकवादी समूह है उनका समर्थक है। इसके अलावा 2019 में अमेरिका द्वारा इसको आतंकवादी संगठन के रूप में नामित कर दिया गया था तथा मध्य पूर्वी में सबसे शक्तिशाली अर्धसैनिक बलों में से एक इसको माना जाता है। वही हम देख सकते हैं कि अगर हम वायुसेना की बात करते हैं तो यहाँ पर दोनों देशों की वायुसेना, थल सेना और नौसेना का कंपैरिजन किया हुआ है कि किस तरह से 42,000 वायुसेना ईरान के पास है तथा इसराइल के पास 89,000 है। वही 3.50 लाख थल सेना, यहाँ 5.26 थल सेना है। तो इस तरह से कंपैरिजन किया गया है। अगर अभी हम बात करें कि यूएस और इसराइल, व्हाई यूएस एंड इसराइल हैव अवॉइडेड डायरेक्ट मिलिट्री स्ट्राइक्स ऑन ईरान, क्यों नहीं कर रहा है वो। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जो ईरान की मिलिट्री है वो स्ट्रोंगेस्ट है और लार्जेस्ट भी है वेस्ट एशिया में। अगर पूरा बात करें तो उसको डिस्ट्रॉय करना या फिर उसको इम्पैक्ट करना या फिर उसको हार्म करना इतना आसान नहीं होगा। तो इसलिए वो डायरेक्टली मिलिट्री स्ट्राइक कर ही नहीं रहे वहां पे, क्योंकि उनके पास एक फोर्टिफाइड एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको डिस्ट्रॉय करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और अगर हम एक्टिवली बात करें तो कितने पर्सोनल्स हैं उसके अंदर, 5,80,000। और ट्रेन पर्सोनल्स भी उसमें, ट्रेडिशनल आर्मी, इस्लामिक, इस तरीके से डिवाइडेड है, ऐसा हम देख सकते हैं इन द आर्टिकल। और अगर हम कुछ देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी मिलिटाज है या कहाँ पे, तो अगर हम बात करें हेजबुल्ला, अगर हेजबुल्ला कहाँ पे है, लेबानन। हुतीज की बात करें तो यमन। और मिलिटाज ग्रुप इन सीरिया और इराक में मिलिटाज ग्रुप, और हमस बात करें और पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद इन गाजा। तो हम यहाँ पे बॉर्डरिंग कंट्रीज भी देख सकते हैं कि ईरान से कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर कर रही है। इराक करती है, सीरिया नहीं करती, इराक के साथ सीरिया करती है और जॉर्डन करती है। देन नीचे चले तो सऊदी अरेबिया और यमन उसके नीचे आता है और उन्होंने उसके साइड में है, यानी कि ईस्टर्न साइड में। तो ये हम देख सकते हैं। तो हमें रीजन पता होना चाहिए कि भाई कि डायरेक्टली वो स्ट्राइक कर क्यों नहीं रहे हैं। तो उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि वेस्ट एशिया, ईरान के पास आर्म फोर्सेस बहुत ज्यादा लार्जेस्ट में है वेस्ट एशिया में। आप ऐड कर सकते हो। हाँ, और अगर इस तरह की स्ट्राइक होती भी है तो हम देख सकते हैं कि उसका असर वेस्ट एशिया के साथ साथ अदर कंट्रीज पे देखने के लिए मिलेगा। फ्यूल के रिगार्डिंग हो या फिर अन्य जो भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग हो, और इन्फ्लेशन इंक्रीज हो सकती है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो अभी कंडीशन है उसके रिगार्डिंग वो और ज्यादा बढ़ सकती है, रिसेशन की कंडीशन हो सकती है इकोनॉमी की प्रोस्पेक्टिव से। यस। आइदर यू रन अगर द डे और द डे रन यू। हाँ, चलो आप ऐड कर सकते हैं इसको। इसमें ये आइदर यू रन द डे
या तो आप दिन को चला लो अपने हिसाब से, या फिर दिन चला लेगा अपने हिसाब से आपको। तो इसमें यही है कि टाइम यूटिलाइजेशन पे फोकस किया गया है, कि कई बार हमें लगता है कि पूरा दिन निकल जाता है लेकिन वो समय फिर भी छोटा लगता है। तो उसका मतलब क्या है कि हम कुछ बढ़िया आउटपुट नहीं निकाल पा रहे उस पूरे दिन के अंदर, उस पूरी जर्नी के अंदर। तो उसका मतलब हो गया कि जो डे है वो हमें चला रहा है, यानी कि रन कर रहा है, ना कि हम उसे चला रहे हैं। लेकिन अगर हम रियलिटी में देखा जाए, होना ऐसा चाहिए, अगर हमें गुड आउटपुट, अगर फ्यूचर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ऐसा होना चाहिए कि हमें दिन को चलाना चाहिए अपने तरीके से, ताकि हम प्रॉपरली उसको यूटिलाइज करें एवरी मोमेंट को, और कोई भी वेस्टफुल या फिर इस तरीके की काम ना करें। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं रिन्यू। ये ग्लोबल लेवल पे मतलब रिन्यूएबल सोर्सेज की तो हम ये बोल सकते हैं फर्स्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है ये, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो इसमें भी स्पेसिफिक काफी सारे फैक्ट्स है इससे रिलेटेड, कि एक क्लीन एनर्जी कंपनी के अंदर आती है जिसने एक टारगेट अचीव करी है 10+ गीगावाट मिलियन क्लीन एनर्जी कैपेसिटी टू द नेशन, जो डेडिकेट कर रहा है। दूसरा अगर हम बात करें इसमें, तो कंट्रीब्यूट किया है 10% टू इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन इन फाइनेंशियल ईयर। और दूसरा हम बोले कि इंडियन की रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है जिसने 1 गीगावाट किया, फिर 2 किया, फिर 5 किया, 10+ करने की बात हो रही है। और लैंड लार्जेस्ट विंड एनर्जी पोर्टफोलियो भी है इसके पास, और फर्स्ट राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, तो हम फैक्ट्स एंड फिगर यहाँ पे देख सकते हैं। और द ओनली इंडियन कंपनी रिकॉग्नाइज्ड, तो ये हमारे लिए एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, कि द ओनली इंडियन कंपनी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एनर्जी ट्रांजिशन चेंज मेकर एट COP28। तो दिव्या यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो कि COP28 कहाँ पे हुआ था। और फर्स्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी भी है टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ ग्लोबल लाइट हाउस बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसको ये दिया था स्टेटस को, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। COP28 यूएई में हुआ था, जिसमें ओके। इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की गई थी कि अ, जो डेवलपिंग कंट्री और डेवलपिंग कंट्री है उनको किस तरह से अपने एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको पूर्ण करना चाहिए, और उसके अलावा नो फॉसिल फ्यूल या फिर जो टोटली जीरो फॉसिल फ्यूल के यूज के ऊपर कहा गया था पहली बार, शट डाउन फॉसिल। उसके लिए कीवर्ड है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिर्फ बुढ़ापे के आधार पर नहीं किया जा सका आजीविका के अधिकार से वंचित। तो हाईकोर्ट समय समय पर न्यायालय द्वारा अलग अलग अधिकारों को एक्सप्लेन या फिर उनको बताया जाता रहा है। जैसे कि यहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा अपने उनकी स्वास्थ्य कराती, तो उनके जो भी जमीन उन्होंने किराए पर दी हुई थी उसके रिगार्डिंग यह एक विषय था, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति की स्वास्थ्य खराब है या फिर वो अधिक वृद्ध है, तो इस अधिकार पर हम उसे आजीविका और सम्मान से जीने का अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। दीक्षा से समावेशी कक्षा का ज्ञान लेंगे शिक्षक। तो समावेशी यानी कि इंक्लूसिव की बात की जाती है कि किस तरह से सभी के लिए इक्वल एजुकेशन मिल सके और सभी को समान तौर पर मिल सके। अभी हाल ही में हमने देखा था कि एनसीईआरटी द्वारा कहा गया है, जो सर्व शिक्षा अभियान या फिर सर्व शिक्षा नीति जो 2009 में आई थी, उसमें कहा गया था, उसके अनुसार जितने भी स्कूल्स हैं सभी के को एक स्तर पर एक करिकुलम या पाठ्यक्रम होना चाहिए, ताकि जो बुक है और जो पाठ्यक्रम है उसके माध्यम से समावेशी शिक्षा को प्रमोट किया जा सके। इसी के माध्यम से यहाँ पर SCERT यानी कि जो राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है उसके द्वारा एक पोर्टल तैयार किया गया है जिसका नाम है दीक्षा। इसके माध्यम से यह टीचरों को प्रशिक्षण देंगे ताकि वो समानता, न्याय, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सके और उसका प्रतीक बन सके। किस तरह से वह इस दीक्षा प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करवाकर इन सबसे जो भी शिक्षा शास्त्र से संबंधित
अध्याय उनसे जुड़ने चाहिए या फिर जो भी नई चीजें उन्हें आनी चाहिए उन सभी के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। और इससे लक्ष्य रखा गया है कि शिक्षा नीति 2020 के तहत 2030 तक समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सभी को प्राप्त की जाएगी। और आशंका की जा रही है कि शिक्षकों के लिए समावेश के दर्शन को अपनाया जाएगा ताकि वे नए पाठ्यक्रम को अपना सके और परिस्थितियों के समय के अनुसार परिवर्तन को अपनाकर जो शिक्षा में परिवर्तन होने चाहिए उनको विद्यार्थी तक पहुंचा सके। क्योंकि विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षकों का भी समय के अनुसार परिवर्तन होना और उनके नई नीतियों को अपनाना अनिवार्य है। Next article is with 954 hectares, MP leads in tree plantation under green credit plan। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सी स्टेट ज्यादा लीड कर रही है। तो फर्स्ट पे आता है मध्य प्रदेश, अगर हम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें तो नेक्स्ट उसके बाद कौन सी, तेलंगाना 845 हेक्टेयर। देन आता है छत्तीसगढ़ 713 हेक्टेयर्स, और गुजरात 595 हेक्टेयर्स, और असम की बात करें तो 554। ये सीक्वेंस हम याद रख सकते हैं कि पहले एमपी है, देन तेलंगाना, देन छत्तीसगढ़, देन गुजरात, देन असम। तो यहाँ पे ओवरऑल हम देख सकते हैं। तो क्या फायदा होगा इससे, इकोसिस्टम सर्विसेज को मेंटेन करने के लिए किया जा रहा है, यानी कि एनवायरनमेंट को पॉजिटिव एक्शन लिया जा रहा है उसके, ताकि उसको बेनिफिट हो, ये हम इसमें बोल सकते हैं। ग्रीन क्रेडिट के नाम पर किस तरह से प्लांटेशन किया जा सकता है ताकि अ, हाल ही में हमने पढ़ा था कि एमपी में जो रिवर्स है वो सूख रही है, उनके लिए जरूरी है कि वहां पर और ज्यादा पेड़ लगाए जाए, बारिश हो ताकि उनको फिर से पुनर्जीवित किया जा सके, तो उसके माध्यम से भी उसको प्रमोट किया जा सकता है। जानलेवा बनती बिगड़ती हवा। तो प्रतिवर्ष देखा जाता है कि किस तरह से जो हवा का स्तर है वो निरंतर खराब होता जा रहा है और इससे संबंधित समस्याएं भी निरंतर बढ़ती जा रही है। क्योंकि जब हम बात करते हैं स्टेट फॉर रिसर्च एंड एनर्जी एंड क्लीन एयर संस्थान के द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसमें 50 शहरों का नाम दिया गया था, जिसमें जब हम बात करते हैं भारत के शहरों की, 50 प्रदूषित शहरों में बिहार के 19 शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें 212 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर उनका हो रहा है। जब इसको वायु को वर्गीकृत किया जाता है तो गुणवत्ता के आधार पर किया जाता है कि किस तरह से 0 से 50 के बीच में अगर कोई वायु है तो वह स्वच्छ मानी जाती है, उच्च गुणवत्ता वाली मानी जाती है। 51 से लेकर 100 के बीच में है तो उसे मध्यम स्तर पर रखा जाता है। अगर 100 से लेकर 200 के बीच में है तो वह खराब, और अगर 200 से अधिक जा जाती है, 300 या फिर उससे पार, तो वह उसे अत्यधिक चिंताजनक माना जाता है। तो किस प्रकार से जो वायु के कारण उत्पन्न होने वाली बीमारियां है वो निरंतर बढ़ती जा रही है, जैसे अस्थमा हो गई, स्वास्थ्य संबंधित बीमारी होगी। इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके अंदर भी परिवर्तन देखे जाते हैं, यानी कि जो अजन्मे बच्चे हैं उनमें भी इनकी समस्या उत्पन्न होती है। भारत में PM2.5 की वजह से हर साल 2 लाख से अधिक अजन्मे बच्चे की जान चली जाती है। तो देख सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर जो समस्या है वह उत्पन्न हो चुकी है। जब हम हर साल की बात करते हैं तो वायु के कारण ही 21.8 लाख नागरिकों की जान चली जाती है। तो किस तरह से उस सुविधाओं को वायु की गुणवत्ता को सुधारा जाए। जब हम गुणवत्ता विश्व संगठन की बात करते हैं तो अलग अलग मानक तैयार किए गए हैं किस तरह से उनको सुधारा जाए। इसके लिए जरूरी है कि शॉर्ट टर्म प्लान न लेकर लॉन्ग टर्म प्लान को अपनाया जाए और उनको पूर्ण रूप से लागू किया जाए। दिल्ली में भी देखा जाता है कि किस तरह से सितंबर अक्टूबर आते आते वहां की हवा इतनी परिवर्तित हो जाती है, इतनी प्रदूषित हो जाती है कि वहां सांस लेना मुश्किल हो जाता है। जिसका कारण हमें, जब हम देखते हैं कि निरंतर पेड़ों को काटा जा रहा है, उद्योग बढ़ रहे हैं और जो वायु है उसका प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। जब हम कोरोना की बात करते हैं तो कोरोना में हमने रिवर्स माइग्रेशन देखा था, जिसके कारण बहुत बड़ी संख्या में लोग शहरों से गांव की तरफ चले गए थे, जिससे कुछ स्वास्थ्य परिवेश में सुधार हुए थे। यहाँ इस तरह की समस्या से उत्पन्न करने के लिए जरूरी है कि जो प्रदूषण हो रहा है उसको समस्या को सुलझाया जा सके। जैसे कचरे के ढेर है जिनसे जहरीली गैस निकलती है, उनको पूर्ण रूप से उनका एक सेग्रीगेशन हो ताकि उनको समाप्त या उनका प्रबंधन किया जा सके। दीर्घकालीन नीतियों को अपनाया जा सकता है, जैसे 2025-26 तक का लक्ष्य रखा गया था। PM 2.5
की सघनता वाले जो पार्टिकल है उनको 40% तक कम कर दिया जाएगा, लेकिन इस प्रकार की नीति को पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाई, जिसके कारण फेफड़ों में सांस लेने, कैंसर जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है, ताकि उनको रोका जा सके। इसी के चलते 10,18,000 तक लोगों की मृत्यु हो जाती है असमय के कारण। तो इनके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य वायु कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं, जिसके तहत पर्यावरण को लिए पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं, और जो अ, आने वाले 10 साल का समय है, टारगेट है, उनको रखा जा सकता है, ताकि लॉन्ग टर्म प्लान को पूर्ण रूप से अप्लाई किया जा सके। इसके अलावा अलग अलग एयर इंडेक्स लगाए जा सकते हैं, शहरों के लिए कितना प्रदूषण हुआ है, किस तरह की जानकारी है। इसके अलावा जो प्रावधान पूर्ण रूप से फॉलो नहीं होते उनके ऊपर सजा का या फिर जुर्माने का प्रबंधन किया जा सकता है, ताकि उन प्रावधानों को पूर्ण रूप से अप्लाई किया जा सके। चल, आपको कुछ बोलना है तो आप ऐड कर सकते हो इसमें। नो वी कैन मूव। कल्प मेधा, किसी भी देश की समृद्धि उसके धन की प्रचुरता, उसके किलों की मजबूती या भव्य इमारतों पर निर्भर नहीं करती। यह उस देश की शिक्षा, संस्कृति, चरित्र, मानसिक खुलेपन के पैमानों पर मापी जा सकती है। मार्टिन लूथर किंग। चल, आप ऐड कर सकते हैं इसमें। इसमें अगर हम बोले तो इसमें मेन यही है कि अगर लिटरेसी होगी तो उससे हम क्या करेंगे, अपनी संस्कृति को बढ़ावा दे सकते हैं। और अगर एक लिटरेट पर्सन है तो जाहिर सी बात है उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। देन जितना ज्यादा आप ओपन माइंडेड रहोगे उतना ज्यादा, क्योंकि अगर हम बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज को देखें तो ओपन माइंडेडनेस होती है। तो देश का जो अगर स्टेटस देखा जाए वो इन चीजों से पता चलता है, ना कि कितना आपके पास मनी है, कितने किलो, मतलब इस तरीके की चीजों से नहीं होता। वो एक जस्ट पार्ट है हमारी इकोनॉमी का। बट जो बेसिक लेवल पे है तो लिटरेसी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और बेसिक लिविंग कंडीशंस अगर आपके पास बेटर है तो वो भी लिटरेसी को बढ़ावा देने में हेल्प करेगी। उससे अगर हम उसके बियॉन्ड फिर जाएंगे तो हम अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करेंगे, जिससे हमारे चरित्र का पता चलेगा कि हमारे पास ट्रेडिशनल आउटलुक क्या है, हमारा कैसा हम सोचते हैं, क्या हम वो सेक्युलरिज्म को प्रमोट करना चाहते हैं, इस टाइप के आइडिया, यानी कि जो कि दर्शाता है कि हमारे हमारे अंदर मानसिक खुलापन है या नहीं है। तो उससे पता चलता है पूरे देश का स्टेटस। यू कैन ऐड। आसानी से कहीं भी ले जाने में सक्षम टैंक रोधी मिसाइल का प्रशिक्षण। तो डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल, जिसको जो प्रणाली है वो लॉन्चर लक्ष्य प्रतीत उपकरण में अग्नि नियंत्रक इकाई के माध्यम से किया गया है। इसमें हम देख सकते हैं कि इसे रक्षा के क्षेत्र में और प्रौद्योगिकी के माध्यम से आत्मनिर्भरता हासिल की जा सकती है। इसका प्रयोग पोखरण में किया गया था, जब रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रौद्योगिकी के निरंतर बढ़ाओ, ताकि जो सेना को सशक्त किया जा सके और आत्मनिर्भर बनाया जा सके इन प्रणालियों के माध्यम से। हम इसके की फीचर्स की बात करें तो ऑलरेडी ये काफी पेपर में पूछा जा सकता है। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, तो इसके नाम में ये आंसर छिपा है कि एमपीटी एटीजीएम आपको दे देगा और पूछ लेगा, तो ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। और इसमें अगर हम बोले कि जो बेसिक है इसमें लो वेट है ये, और फायर एंड फॉरगेट टाइप मिसाइल है, जो कि इमेज सीकिंग में और एडवांस्ड एवियोनिक्स इन टाइप में हेल्प करेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये डीआरडीओ को एक टेक्नोलॉजी का प्रूव कर रहा है कि कितने ज्यादा बेटरली वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसके अलावा भी और शायद डीआरडीओ की मिसाइल्स है, आप दिव्या बता सकते हो अगर कुछ का नाम वगैरह आपको पता हो तो हम। अग्नि, यस, अग्नि हो गया। प्रचंड, अगर और मिसाइल्स की बात करें तो पृथ्वी भी आई थिंक डीआरडीओ ने ही किया था पृथ्वी भी है जो जमीन मिसाइल। से जमीन पर चलती, आकाश है जो जमीन से आकाश पर इस तरह से। अग्नि 5 अभी जो हमने पढ़ी थी वो भी इसी की रिगार्डिंग है, कुछ हम्म, दिन पहले। और एमपीएटीजी की बात करते हैं तो रेंज की बात की जाए तो 2.5 किलोमीटर तक की स्ट्राइक रख सकते हैं। ठीक है। अब रिसेंटली अगर हम देख रहे हैं कि इलेक्शन टाइम है तो उसमें अलग अलग गवर्नमेंट्स का
जो वर्क स्टेटस था उसको दिखाया जा रहा है। तो फोकस ऑन हाई ग्रोथ एंड लो इन्फ्लेशन। तो ऐसा ही बोला जा रहा है कि मिलिट्री थिएटर कमांड सेटअप की गई है। चाइना पाक म्यांमार बॉर्डर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है। आईआईटी आईएमएम एम्स में आगे और ज्यादा मेडिकल फैसिलिटीज प्लान्ड मैनर में वर्क किया गया, बढ़ावा दिया गया है। लो इन्फ्लेशन रखने के लिए फिस्कल प्रूडेंस को मेंटेन किया गया, जो कि एक इकोनॉमी का की टर्म है। तो वन नेशन वन इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, टू बी मेड रियलिटी, जैसा कि अभी होने वाला है इस ईयर। और कॉमर्शियल और सिविल जस्टिस सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम्स है तो उसको ओवरहोल करने की बात की गई है। नेक्स्ट बात की गई है, अगर हम बात करें कि एमएसपी को हाई करने की, जैसे चलता रहता है, तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन किया जाए, इंसेंटिवाइज कैसे किया जाए, तो वो सारे क्वेश्चन है। तो उसमें हम कैसे डील कर रहे हैं ये पूरा उसके पर्सपेक्टिव से दिखाएगी कि ग्रोथ हाई हो जाए और इन्फ्लेशन लो हो जाए तो वो कैसे हो सकता है। तो उसके कुछ सब पार्ट्स अलग अलग कैटेगरी में बताए हुए हैं यहाँ पे। जैव विविधता का संरक्षक भी है मधुमक्खी पालन। तो हम देखते हैं कि किस तरह से जो जैव विविधता है फिर पर्यावरण में निरंतर नुकसान होता जा रहा है। तो किस तरह से मधुमक्खी पालन के माध्यम से गरीब और जो भूमिहीन मजदूर है या फिर महिलाओं को सशक्त और स्वयं रोजगार प्रदान किया जा सकता है। जब हम इस तरह की मुहिम की बात करते हैं तो ब्राजील द्वारा आम चुनाव में इन मुद्दों को चुनावी मुद्दा बनाया गया था। इस तरह से पर्यावरण को चुनावी मुद्दा होना चाहिए ताकि पर्यावरण के प्रति जागरूकता हो। जब लोगों का दृष्टिकोण इस प्रति देखते हैं तो अत्यधिक जागरूकता ना होने के कारण यहाँ नहीं देखी जाती। लेकिन जब हम किस तरह के स्टेप यहाँ पर लिए जा सकते हैं तो हम देख सकते हैं कि किसानों को खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन के लिए आधुनिक तकनीक और जो प्रशिक्षण है वो दिया जा सकता है कि किस तरह से वह मधुमक्खी पालन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अत्यधिक खर्चे की आवश्यकता नहीं है। बॉक्स एक या दो बॉक्स स्थापित कर कर वह इस कार्य को आरंभ कर सकते हैं और निरंतर अ, आय के माध्यम से उन बॉक्सों को बढ़ाकर अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। इस तरह की मुहिम हमें झारखंड में देखने के लिए मिलती है, क्योंकि झारखंड जैसे राज्यों में जहाँ रोजगार का साधन उपलब्ध करा सकते हैं, क्योंकि वहाँ औषधि जैसे पौधे या फिर अलग अलग प्रकार के फूल मिलते हैं जिनके माध्यम से मधुमक्खियों को आसानी से पाला जा सकता है। कि किस तरह से उत्तरकाशी में एक महिला द्वारा आंगन में पौधे लगाकर 10 बॉक्सों को इकट्ठा कर कर अपनी आय के लिए मधुमक्खी पालन अपनाया गया था और उन्हें महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जोड़ा था ताकि अन्य महिलाओं को भी उससे फायदा हो। इसी प्रकार की मुहिम अलग अलग स्तर पर चलाई जा सकती है ताकि जैव विविधता भी बढ़ी रहे, क्योंकि मधुमक्खियां परागणन का अत्यंत महत्वपूर्ण पार्ट है। अगर मधुमक्खियां खत्म हो जाएंगी तो जंगलों की संख्या, पेड़ पौधों की संख्या कम होगी, जिसके कारण जो जीवन है या फिर जो साक्ष्य है वो मानना संभव नहीं है। तो इसलिए अनिवार्य है कि मधुमक्खी को पाला जाए, क्योंकि मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। वो एक परिवार की तरह रहती है जिसमें रानी, श्रमिक और मधुमक्खी पाई जाती है। तो किस तरह से वह शहद को निकालती है और उनको काफी उन्हें उनके बेच कर वह अपनी आय का साधन बना सकती है, क्योंकि मधुमक्खियों का वर्णन हमें प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है, जिसमें चाहे वह महाभारत हो, बाइबल हो, कुरान हो या किसी भी वेद ग्रंथ में हो। जब हम शहद की बात करते हैं, शहद को पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे मीठा पदार्थ माना जाता है तथा इसे अमृत के रूप से भी जाना जाता है। तो किस तरह से इनका प्रयोग प्राचीन काल से होते हुए आया है तथा उन्हीं प्राचीन तरीकों को अपनाकर हम पारंपरिक रूप से मधुमक्खी पालन अपना सकते हैं। जब मधुमक्खी पालन पहल की बात करते हैं, सर्वप्रथम 1789 में स्विट्जरलैंड के एक निवासी फ्रांसिस हेब्रू ने बॉक्स के माध्यम से मधुमक्खी पालन शुरू किया था। धीरे धीरे परिवर्तित होकर यह कृषि और कुटीर उद्योगों का रूप में शामिल आने लगा। किस तरह से अशिक्षित व्यक्ति हो, जिसके पास अधिक धन ना हो, जो गरीब हो या फिर अन्य लोगों की भूमि पर जो मजदूरी करता हो, उस व्यक्ति के माध्यम से 5 या 10 बॉक्स लगाकर इनको किया जा सकता है। इसके साथ साथ जब हम देखते हैं किसी भी गांव में इस प्रकार का मधुमक्खी पालन आरंभ होगा तो वहाँ अन्य रोजगार भी उत्पन्न होंगे। वहाँ बिजली, जमीन या फिर इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि जब जो कच्चा माल की आवश्यकता बहुत कम होती है। लेकिन जब हम मधुमक्खी पालन के लिए बात करते हैं तो अन्य औजार या फिर जो 10 मिनट है। तो भारतीय सरकार द्वारा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा सभी ई कॉमर्स कंपनियों
को अपने ऐप और वेबसाइट पर जो हेल्थी ड्रिंक्स या स्वास्थ्य पेय के नाम से जितनी भी सामग्री है उनको हटाने का कहा गया है। क्योंकि जब हम भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की बात करते हैं तो उनके द्वारा इस तरह से कोई उत्पादन सूची सुनिश्चित नहीं की गई है, या और खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत हेल्थ ड्रिंक जैसी कोई भी श्रेणी को परिभाषित नहीं किया गया है। तो इस कारणवश जो कानून के प्रावधान के अनुसार एनर्जी ड्रिंक्स बस एक पेय पदार्थ है, उससे अधिक कुछ नहीं, जिसमें सुगंध है, स्वाद है, तथा इस प्रकार के एनर्जी ड्रिंक को हम हेल्थी ड्रिंक नहीं नाम दे सकते। इसके अलावा इसमें जो इन्फ्लुएंसर को नोटिस भेजा गया है कि जिस भी प्रकार की वीडियो उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर डाली हुई है उन सभी को हटाया जाए, ताकि जो भ्रामक विज्ञापन है उनको हटाए जाए और कंज्यूमर्स के राइट को बचाया जा सके। क्योंकि कथित तौर पर इस तरह की कोई भी श्रेणी निर्धारित नहीं है, इसलिए इसे लंबे समय तक बेचे जाने के कारण इसके नियमों का उल्लंघन किया गया है, जिसमें बच्चों के में होने वाली समस्याओं को देखा जाता है कि किस प्रकार बच्चे मोटापा में 8.4% वजन बढ़ गया है, जिसके आंकड़े 12 दशमलव तक बढ़ते जाने। तो इस प्रकार की होने वाली समस्या को रोका जाए और जो पोषण संबंधित सामान है उसमें जो पोषण है उसके विषय में पता चले। कम पोषण या फिर अन्य किसी भी ड्रिंक के नाम पर इस प्रकार की सामग्री को ना बेचा जाए। मानसिक थेरेपी के लिए कला थेरेपी है लाभदायक। तो उपचार के लिए देखा गया है कि दुनिया भर में प्रथम राष्ट्र के लोगों द्वारा प्रथाओं से हजारों साल पुरानी है कि किस तरह से कि जो रचनात्मक प्रक्रियाओं के माध्यम से कला, पेंटिंग, ड्राइंग, मूर्ति कला या फिर अन्य किसी भी कला के माध्यम से शारीरिक और मानसिक जो अव्यवस्था है उसको सामान्य किए जाने की प्रक्रिया आरंभ की गई है। क्योंकि जब हम चिंतनशील रूप से कला करते हैं तो का निर्माण करते हैं तो उसके माध्यम से विचारों उत्पन्न होते हैं, जो भावनाएं अनुभव होती है उन सभी को कला के माध्यम से दर्शाया जा सकता है। और वह अलग ही प्रकार की कला होती है जिसमें कई प्रकार के तकनीकी पहलू हो सकते हैं, सौंदर्य हो सकता है, तथा मनुष्य के विचार या चिंतनशील हो सकते हैं कि क्या मनुष्य सोचता है, कितना सौंदर्य वह अपने कला के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इन्हीं कला चिकित्सा का उपयोग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति की एक विस्तृत श्रृंखला के उपचार के रूप में सहयोग किया जा सकता है। उसके लिए आत्म जागरूकता, जो सामाजिक बाधाएं हैं उनको खत्म करना, भावनात्मक विहीन लोगों के साथ जोड़ना ताकि वह अपनी भावनाओं को दर्शा सके, इन सभी में मदद मिलती है। और यहाँ तक कि दर्द के स्तर को भी कम करने में कारगर है। काली खांसी तो काली खांसी का प्रकोप हमें देखने के लिए मिला है कि किस तरह से ब्रिटेन, चाइना में के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, फिलीपींस, चेक गणराज्य और नीदरलैंड में यह निरंतर फैलती जा रही है। जब हम चीन की बात करते हैं तो चीन में हमें देखने के लिए मिलता है कि कोविड के समय पर भी चीन ने उसको छिपाया था। तो इस प्रकार की समस्याओं के कारण विश्व स्तर पर विभिन्न प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है। जब जब हम काली खांसी की बात करते हैं तो जीवाणु संक्रमक रोग है जो कि बैक्टीरिया की वजह से फैलता है। ब्रोडोटेला प्रोसिस बैक्टीरिया के कारण ये फैलता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर ट्रांसफर हो सकता है, खांसने की वजह से, छींकने की वजह से, श्वास के माध्यम से। तो इसको काली जब हम इसमें देखते हैं किस प्रकार के लक्षण देखने के लिए मिलते हैं तो बुखार, छींक, आंखों में नाक में से पानी आना, गला सूखना या खांसी, सूखी खांसी जैसी समस्या देखने के लिए मिलती है। हालांकि टीकाकरण या वैक्सीनेशन के माध्यम से इसको सुधारा जा सकता है, लेकिन जिसके लिए इसकी 3 डोज लेनी अनिवार्य होती है। फिर भी इस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती हुई दिख रही है। किस तरह से निरंतर यह बच्चों में तेजी से बीमारी फैल रही है। तो इसके लिए अनिवार्य है कि स्वास्थ्य रहा जाए, हाथ व शरीर की स्वच्छता, और यदि कोई बच्चा चीखता है या खांसता है तो उसके मुंह पर मास्क लगाया जाए ताकि वातावरण में जो भी मौजूद है उसके ऊपर स्वास्थ्य संबंधित समस्या उत्पन्न ना हो, तथा स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जाए। क्योंकि सांस के मरीज के फेफड़ों का संक्रमण जो कि निमोनिया या दिल और दिमाग पर भी असर कर सकता है। तो इसलिए सरकारी व निजी अस्पतालों में जरूरी है कि टीकाकरण को पूर्ण किया जाए। इसमें हम ये बोल सकते हैं कि इम्यूनिटी पावर भी इससे बहुत ज्यादा कम हो जाती है, हाँ, जो और लॉन्ग टर्म में ये देखा जा बूस्ट सकता अप है करना कि थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर टीकाकरण वैक्सीनेशन अवेलेबल है तो फिर इतने बड़े स्तर पर यह बीमारी क्यों फैल रही है, तो उसका जो कारण फैले।
नेक्स्ट इज वाई लद्दाख इज सीइंग एन अनएंडिंग विंटर ऑफ डिसकंटेंट। तो यहाँ पे पूरा यही है कि जो लद्दाख के पीपल है वो स्टेटहुड डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी 6 शेड्यूल में डाला जाए और ट्राइबल स्टेटस दिया जाए। तो यहीं पे एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट का नाम हम देख सकते हैं, सोनम वांगचुक, जो कि 21 डे हंगर स्ट्राइक पे, क्योंकि उनका मानना है कि जो ये वाला रीजन है, ये फ्रेगाइल इकोसिस्टम में आता है लद्दाख में। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं पश्चिमा मार्च। तो हमसे पूछा जा सकता है कि क्या होती है ये पश्चिमा। तो आइडिया था, तो यहाँ पे यही है कि जो प्लेट्यू बॉर्डरिंग चाइना के रिगार्डिंग जो भी है वहां पे इसको एक वार जोन में क्रिएट किया जा रहा है। तो फिर वही प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट पे मेन फोकस है पूरा का पूरा देखा जाए तो, ताकि टूरिज्म जो यहाँ पे प्रमोट करने की बात हो रही है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो कम हो सके। क्योंकि अगर, और ये जो एनवायरमेंटलिस्ट है तो इनका नाम हम यूज कर सकते हैं, इनको मैग्सेसे से अवार्ड भी मिल चुका है। और इसी से जो मूवी थी आमिर खान की 3 इडियट, उसमें भी काफी सारे इनोवेशंस दिखाए गए हैं। तो देख सकते हैं हम कितनी बड़ी पर्सनैलिटी है ये। तो हम आइडिया रख सकते हैं और हम मेंस आंसर राइटिंग में भी इसको यूज कर सकते हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ लद्दाख के पीपल ही ऐसा डिमांड कर रहे हैं। क्वाजी स्टेट जैसे कि दिल्ली के लिए यूज किया जाता है, वहां पे भी ऑलरेडी ऐसा कुछ हो चुका है। तो दैट्स फ्रॉम दिस टॉपिक। यहाँ पे हम एक प्लेटफॉर्म की बात करेंगे, बाहिशनी। सो इसमें हम ये आइडिया रख सकते हैं कि जो बहिश्नी है वो इंडिया का आर्टिफिशियल लेड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है, जो एक ऐप के अंदर होता है। इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में कर सकते हैं। तो ये अलग अलग टेक्स्ट टू टेक्स्ट ट्रांसलेशन भी होता है, ऑटोमेटेड स्पीच के थ्रू भी होता है, इसमें टेक्स्ट टू स्पीच का फंक्शन भी है इसके अंदर। और ये 22 की लैंग्वेज, जितनी भी हमारी लैंग्वेजेस सब में हो सकता है। लेकिन अगर हम रियल टाइम में अभी स्टेटस देखा जाए तो हमारे पहले इसको ट्रांसलेट करने में टाइम लगता था 6 सेकंड का, लेकिन उसको कम कर दिया गया है। 1 से 2 सेकंड में इजिली ट्रांसलेट हो सकता है 12 लैंग्वेजेस के अंदर। तो हम ये देख सकते हैं कि लाइव स्पीच की बात करें या फिर ट्रांसलेशन की बात करें तो ये हमारे जुडिशरी में, एजुकेशन सिस्टम में, उसमें हेल्प करेगा। तो ये इसके कुछ प्रोज हैं। बस में सिर्फ एक यही है कि जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसमें ह्यूमन का जो रोल है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। सिर्फ एक डिसएडवांटेज यही है, बाकी सारी की सारी एडवांटेज है। तो ये ई कॉमर्स सेक्टर में भी यूज हो सकता है। एक यहाँ पे एक और प्लेटफॉर्म का नाम दिया है, नेशनल हब फॉर लैंग्वेज टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। इसका भी वही है, मल्टीलिंगुअल और वॉइस इनेबल्ड फीचर्स है इसके पास, जो कि ट्रांसलेशन में हेल्प करेगा। तो इसमें पूरा का पूरा यही है कि इंक्लूसिविटी और एम्पावरमेंट पे मेन फोकस है, थ्रू लैंग्वेज पर्सपेक्टिव के बिहाफ पे वो बोल रहे हैं। भाषणी की तरह ही एआई मॉडल डेवलप किए जा सकते हैं, जो जो क्षेत्रों में बोले जाने वाली बोलियां हैं या फिर जो ट्राइबल्स के द्वारा बोले जाने वाली बोलियां हैं जिन्हें वे महत्वपूर्ण समझते हैं, ताकि उन्हें कंजर्व करके रखा जा सके, ताकि वो पूर्ण रूप से समाप्त ना हो, और उनके माध्यम से स्कूल्स में शिक्षा दी जा सके मदर लैंग्वेज में, जब प्राइमरी लेवल तक बात की जाती है। यस। नेक्स्ट इज यूएनओ टेक्नोलॉजी प्लान्स टू डेवलप कैबिन्स फॉर एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर्स। तो हम ये आइडिया रख सकते हैं, यूएनओ टेक्नोलॉजी किस रिगार्डिंग वर्क करती है। तो वो एयरपोर्ट रिलेटेड है, और उसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर बनाने की बात, वो कैबिन्स बना रही है ताकि हम कहीं ना कहीं एयर ट्रैफिक को कम कर सके। तो वी हैव जस्ट सिंपल लुक कि ये यूएनओ टेक्नोलॉजी किस रिगार्डिंग वर्क करती है, यहाँ पे हम यही देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग अंसरकारी।